आयोडीन, OR ग्रुप, फिर OH ग्रुप। OR और OH में यही हाइड्रोजन एटम, और एल्काइल ग्रुप में एल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम की ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इधर से ज्यादा खींचेगा। फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि कार्बन एटम sp NH2 वाले से ज्यादा। फिर हमारे पास NH2 के बाद आएगा फिनाइल ग्रुप, फिनाइल के बाद विनाइल ग्रुप, और विनाइल के बाद हाइड्रोजन एटम। ये स्टैंडर्ड इंडक्टिव इफेक्ट इसको माना जाता है एज अ जीरो, एज अ स्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास क्या होगी, -I की एक सीरीज होगी। अब कैसे याद करेंगे, बाय पार्ट्स में याद करेंगे। बाय पार्ट्स कैसे, पहले के जो 5 ग्रुप है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इन 4 पे, नाइट्रोजन एटम पे। फिर साइनाइड हो गया, फिर यहां से इस तरीके से 3 का ग्रुप बनाना कि एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। फिर अपने पास यहां पर 4 का ग्रुप बनाना है हेलोजन, हेलोजन के बाद ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर कार्बन sp, फिर नाइट्रोजन sp3, देन फिर फिनाइल ग्रुप, देन फिर विनाइल ग्रुप, और बाकियों का कंपैरिजन तो आपको धीरे धीरे पढ़ाया गया। तो ये तो हो गया -I सीरीज। अब किस पर बात करेंगे, +I सीरीज पे। एक बार पूरी नोट डाउन करो, पूरी नजर आ रही है, इस तरीके से फ्रेम सेट करो कि पूरा एक बार में लिख ले स्टूडेंट। तो देखो ये तो हो गई -I सीरीज और -I का डिस्कशन। अब +I पर बात करेंगे, और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। अब अपन +I सीरीज, कि कौन कितना ज्यादा +I पावर शो करेगा। तो +I ग्रुप कौन से होते हैं, वो ग्रुप जो सामने वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का धक्का दे। तो पहली चीज तो ये वाली बात यहां पर ध्यान रखें कि जो भी एनायन है उसकी डोनेटिंग पावर बहुत ही अच्छी खासी होगी। ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का साइज बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली क्या है, सल्फर पे कम है। तो जितने भी एनायन है ये सारे +I होंगे। क्यों, एनायन पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो सामने वाले को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ताकि खुद एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनहांस होके नेगेटिव चार्ज की होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो, इंक्रीज हो पाए एनायन। फिर एडिटिव नेचर का है, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, जितने कार्बन एटम पे एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, उतना ही ज्यादा सामने खींचने वाला जुड़ा हुआ होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, उतनी उसकी क्या होगी, +I पावर। तो टर्शरी ब्यूटाइल वाले का आइसोप्रोपाइल वाले से ज्यादा, आइसोप्रोपाइल वाले का इथाइल वाले से, और इथाइल वाले का मिथाइल वाले से ज्यादा होगा। एडिटिव नेचर वाली बात है, यहां एक और यहां पर इस कार्बन पे कुछ भी एडिटिव नेचर नहीं। तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा एडिटिव नेचर। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, आइसोटोपिक इफेक्ट वाला। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है कि अगर अपन ने CH3 लगाया, कार्बन को ड्यूटेरियम एटम से रिप्लेस किया, और ड्यूटेरियम एटम को ट्रिटियम एटम से रिप्लेस किया, तो CH वाले से ज्यादा +I किसका होता है, CD का। CD से ज्यादा +I किसका होता है, CT बॉन्ड का। ये वाली चीज हमारे को ध्यान रखनी है। +I नेचर जो है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, CH बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CD बॉन्ड, और CD बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है CT बॉन्ड। तो बॉन्ड वाइब्रेशन की एनर्जी की होती है कि दो एटम जो है आपस में वो वाइब्रेट करते हैं। तो जितने हैवियर एटम्स जुड़ेंगे उतना ही बॉन्ड वाइब्रेशन क्या होगा, कम होगा। एटम्स गेट क्लोजर, क्लोजर एटम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस बॉन्ड की क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सामने वाले पे देने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो CH बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग हैवियर एटम अपन जोड़ रहे हैं उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, पास पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्यूपाई हो जाएगी, और देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा। तो ये चीज ध्यान रखना। +I नेचर पे जब बात करूंगा तो CH से ज्यादा CD, CD से ज्यादा CT, ये +I नेचर भी है और ये इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी है। अब इन तीनों को कंबाइन कर दो तो एनायन सबसे अच्छे देने वाले होंगे। CH2 नेगेटिव की डोनर टेंडेंसी NH वाले से ज्यादा, NH वाले की ऑक्सीजन एटम वाले से ज्यादा,
ऑक्सीजन एटम वाले की टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप वाले से ज्यादा, टर्शियरी ब्यूटाइल के बाद आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल के बाद इथाइल, इथाइल के बाद CT3 के बाद CD3 के बाद CH3। ये हमारे लिए क्या हो गया, प्लस आई नेचर। एक बार ये पूरा नोट डाउन अब इधर ले लो। और अपन यहां पर और सीरीज में क्या लिख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे फिफ्थ ऑप्शन अपन लिख सकते हैं कार्बन एटम CT3 तीन तरफ का प्लस आई, तीन तरफ CD3 वाले से ज्यादा और CD3 वाले का CH3 वाले से ज्यादा। जैसे जैसे दूर जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट रिलेटिवली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। करो, नोट करो इसे। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात अब आपको यहां पर सिखाता हूं। बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज सब एक ही बात है। बॉन्ड डिसोसिएशन पे बात कर रहे हैं। बॉन्ड किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट सकता है, उस पर चर्चा अपनी चलेगी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जो कोवेलेंट बॉन्ड का है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो होमोलिटिक डिसोसिएशन और एक हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन। होमोलिटिक डिसोसिएशन एंड हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन। होमोलिटिक डिसोसिएशन कब होगा, जब एटम्स की रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, बराबर हो। जैसे Cl2 बॉन्ड है तो Cl2 होमोलिटिक डिसोसिएशन। होमो का मतलब होता है एक जैसा, और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। अलग अलग। अब Cl2 होमोलिटिक डिसोसिएशन क्यों शो करेगा, क्योंकि ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो अपने पास क्लोरीन एटम है उनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है। तो जब अपन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो दोनों क्लोरीन एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलेंगे और कार्बन क्लोरीन पर ऑड इलेक्ट्रॉन अपने को यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इसको बोला जाता है बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं अपन इन्हें, फ्री रेडिकल। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल। फिर जैसे CH3H मीथेन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बॉन्ड को तोड़ने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि कार्बन एटम की ज्यादा है, पर अपन कौन सा डिसोसिएशन लगा रहे हैं, होमोलिटिक। होमोलिटिक डिसोसिएशन का मतलब यह है एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए। तो यहां से अपने पास क्या मिलेगा, CH3 डॉट प्लस H डॉट। फिर मान लीजिए इस तरीके से अपन ने इथेन का मॉलिक्यूल लिया CH3 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड कराई, तो कार्बन कार्बन एटम ने क्या करा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर बॉन्ड को ब्रेक कर लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, तो यहां से अपने पास क्या मिलेगा, दो मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलूंगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी को या होमोलिटिक डिसोसिएशन से बनने वाली स्पीशी को क्या बोलेंगे, रेडिकल बोलेंगे। अब बात करते हैं हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन पे।
हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है, इसको कैसे तोड़ूंगा बॉन्ड एनर्जी देने के बाद? दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम क्या करेगा? अपने फेवर में तोड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ खिंची हुई है, डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। तो हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन में बॉन्ड को कैसे तोड़ना है? टुवर्ड्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड। तो यहां से हाइड्रोजन कैसे बाहर निकलेगा? प्रोटॉन के रूप में, और क्लोरीन एटम कैसे बाहर निकलेगा? क्लोराइड आयन के रूप में। तो हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन होगा तो हमारे पास एक कैटायन और एक एनायन मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयन पेयर। जैसे यहां पर CH3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख रहे हैं। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड पर अपन ने क्या करा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी। ये बॉन्ड इसके फेवर में, ये डेल नेगेटिव पोर्शन और ये डेल पॉजिटिव पोर्शन। तो अपने पास यहां पर आ गया CH3, C पॉजिटिव चार्ज, CH3 और CH3। पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि इस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन एटम के इलेक्ट्रॉन में दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? क्लोरीन एटम पे। तो ये तो बन गया हमारे लिए टर्शरी ब्यूटाइल। कार्बन पे कैटायन को क्या बोला जाता है? कार्बोकैटायन स्पीशी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बोकैटायन स्पीशी। प्लस Cl पे नेगेटिव चार्ज, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्लोराइड आयन। हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन। हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, जैसे यहां पर और हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। ये OH वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन एटम के फेवर में क्या मिलेगा? एसीटेट आयन। CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज प्लस प्रोटॉन। एसिटिक एसिड से आने वाले आयन को क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन। ये अपने पास एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड। दो कार्बन एटम के एसिड को बोलते हैं एसिटिक एसिड। फिर जैसे HNO3 है, ये बॉन्ड इसके फेवर में, प्रोटॉन प्लस NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। तो 4 एग्जांपल हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन के। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अपने पास प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब मैं अगर पूछूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहां पर ज्यादा चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड एनर्जी हमारे पास हेट्रोलिटिक वाले में अपने को ज्यादा चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में? क्यों? क्योंकि किसी एक का इलेक्ट्रॉन एक के ऑर्बिटल में से उठाकर क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। तो हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है एज कंपेयर टू होमोलिटिक डिसोसिएशन, एंड दैट एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सॉल्वेशन वगैरह। एक बार पूरा नोट करें। तो आज का लेक्चर यहां पर अपन वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें अपन ने सीखी है कि इस चैप्टर में अपन किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो बहुत बेसिक सी चीजें आज पढ़ी है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह। अब एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन आज के लेक्चर को यहीं पर ही खत्म करते हैं। थैंक यू।